सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बात सीधी थी पर, और इसके कवि हैं श्री कुंवर नारायण। बच्चों, श्री कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1957 में उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख सम्मान हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा उन्हें बेहद भाती थी और अपने सृजन कर्म में उन्होंने कविता को हमेशा प्राथमिकता दी। श्री कुंवर नारायण जी के आलोचक भी यह मानते हैं कि कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय उन्होंने संयम, परिष्कार और साफ सुथरी कविता प्रस्तुत की है। बच्चों, कविता पढ़ें उससे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि इस कविता का मूल भाव, इसका सार, इसका प्रतिपाद्य क्या है। बात सीधी थी पर कविता कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में कथ्य यानी कही गई बात और माध्यम यानी किसके माध्यम से यह बात दूसरों तक पहुंचाई गई, इन दोनों के बीच के द्वंद्व को उकेरा गया है। भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब का भी अपना विशेष अर्थ होता है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और ऐसा तब होता है जब बिना किसी दबाव के, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के सहूलियत से इस कविता की या ऐसी कविता की रचना की जाती है। बच्चों, स्क्रीन पर आप अपनी दाहिनी ओर ये देख रहे होंगे कि कुछ उलझी हुई पंक्तियां यहाँ लिखी हैं। जब बात उलझ जाती है तो बात दूसरों तक नहीं पहुंचती, उसमें संप्रेषणीयता समाप्त हो जाती है और वह उलझी हुई बात दूसरों तक न पहुंचकर रास्ते में ही भटक जाती है। कुछ इसी प्रकार के भावों को लेकर बात सीधी थी पर कविता की रचना की गई है। आइए कविता को पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। बच्चों, कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ नीचे लिखे हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आइए इन पंक्तियों का प्रसंग और फिर इनकी व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई हैं। इसके रचयिता श्री कुंवर नारायण हैं। इस कविता में भाषा की सहजता की बात की गई है। सहजता का महत्व दर्शाया गया है और यह बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में
भाषा दुरूह हो जाती है और वह किसी को समझ में नहीं आती है। व्याख्या। श्री कुंवर नारायण जी कहते हैं कि वे अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहते थे, किंतु समाज का व्यवहार, उसकी प्रकृति को देखते हुए उस भाषा को प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करने की चाह में कुछ ऐसा हुआ जिसने भाषा के अर्थ को, बात के अर्थ को ही बदल दिया और भाषा के चक्कर में भावों की सहजता ही नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला, शब्दों को उल्टा पलटा, उलट पुलट कर प्रयोग में लाने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी कोशिश की कि या तो ये प्रयोग वे कर सकें अच्छी तरह से, या फिर भाषा को उस जंजाल से बाहर निकाल सकें, किंतु दोनों ही कामों में कवि को कोई सफलता नहीं मिली। इससे क्या हुआ? इससे उनकी भाषा के साथ साथ जो बात वे कहना चाहते थे वह भी जटिल हो गई। कवि ने इस काव्यांश में भाषा की जटिलता पर व्यंग्य किया है। कुछ ऐसे कविगण जरूर होते हैं जो अपनी भाषा में ऐसी ही जटिलता को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उससे उन्हीं को नुकसान होता है क्योंकि उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को कोई समझ नहीं पाता है। इस काव्यांश में भाषा सरल, सहज, साहित्यिक खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना आदि मुहावरों का प्रयोग है। साथ साथ शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए बच्चों, अब इस काव्यांश पर आधारित इन प्रश्नों को देखते हैं। आशा है आप सरलता से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। यदि कहीं कठिनाई होती है तो आप मुझसे संपर्क अवश्य करें। यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति कितनी सहजता से पेंच को कस रहा है, लेकिन यदि पेंच ठीक से न कसा जाए, उसकी चूड़ी टेढ़ी फंस जाए और चूड़ी टूट जाए तो क्या हो? आइए कविता में आगे देखते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। बहुत ही सुंदर बात कवि कहता है और बहुत ही सुंदर व्यंग्य है। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई, दुरूह हो गई, किसी को समझ आने योग्य न बची, तो उसने सारी समस्या को ध्यान पूर्वक नहीं समझा। उसने समस्या का समाधान, उसका हल ढूंढने के बजाय और शब्दों के जाल में अपनी बात को फंसाना आरंभ कर दिया। इस तरह क्या हुआ कि बात का पेंच खुलने के बजाय टेढ़ा होता चला गया और इस प्रकार से कवि ने अपनी बात को एक टेढ़े पेंच की तरह अनुचित रूप से कसना आरंभ कर दिया। इससे भाषा और भी कठिन हो गई। भाषा के इस प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहित कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये दर्शक कौन थे? ये वे तमाशबीन थे जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। केवल भाषागत सुंदरता, उसके चमत्कार पर वे मोहित हो रहे थे और कवि ने सही बात पर ध्यान न देते हुए इन तमाशबीनों की शाबाशी, इनकी तालियों और इनकी वाह वाह पर ध्यान दिया। आइए इन पंक्तियों में क्या विशेषता है इन्हें देखते हैं। वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेंच कसना, जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा भी है, चित्रात्मकता है इसमें और दृश्य बिंब यहाँ पर दिखाई देता है। बेतरह शब्द विशेषण के तौर पर यहाँ आया है, जिसका बड़ा ही सटीक प्रयोग है। करतब, करतब आप जानते हैं करतब कौन दिखाता है? करतब बाजीगर दिखाता है। तो बाजीगर की तरह करतब दिखा रहा था कवि, जबकि कवि एक कवि था। उसका कार्य करतब दिखाना नहीं
काव्य रचना करना होता है। कई लोकप्रिय उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। बेतरह करतब तमाशबीन साफ छंद मुक्त है और बहुत ही सुंदरता से भावपूर्ण तरीके से इस काव्यांश को प्रस्तुत किया गया है। इस काव्यांश पर आधारित ये प्रश्न है। आशा है आप सरलता से इन्हें कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बहुत ही सुंदर व्यंग्य है। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने की बात कहता है। परिणाम यही होता है जो पहले से अपेक्षित था और जिसका डर पहले से कवि को भी था। जैसे पेच के साथ जोर जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात भी प्रभावहीन हो गई और वह बनावटीपन में, कृत्रिमता में कहीं खो गई। उसका अर्थ अनर्थ हो गया। उसकी अभिव्यंजना, उसके भावों की अभिव्यक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे खील की तरह से ठोक दिया जाता है। आशा है आपने ऐसा कभी नहीं किया होगा, क्योंकि इस तरह से ठोका गया पेंच चूड़ी समाप्त होने पर कील की तरह ठोके जाने पर भी बिल्कुल बेकार रहता है और उसमें बिल्कुल भी कसावट नहीं होती। उसमें आप कुछ भी टांगेंगे तो वह पेंच के समेत जमीन पर आ गिरेगा। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती है, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं होती, शब्दों में ताकत नहीं होती। कविता प्रभावहीन हो चुकी थी। जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात का मानवीकरण है। बात ने एक शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि को देखा और पूछा, कहने को तो बड़े कवि बनते हो तुम, बड़ा नाम है तुम्हारा, सुंदर कविताओं की रचना करते हो तुम, लेकिन भाषा को सरलता से, सहजता से, सहूलियत से प्रयोग कर पाना, क्या ये तुम्हारे बस की बात नहीं? ये प्रयोग तुमने कभी सीखा नहीं? क्या तुम अच्छी तरह से, सरलता से, सहजता से, सुविधाजनक रूप से भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते थे? इन पंक्तियों की विशेषता देखते हैं। कवि ने कविता की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है। बात का मानवीकरण है, मैं आपको बता चुकी हूँ। कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह, इन दोनों का वाक्यांशों में तरह शब्द का प्रयोग है जो वाचक बनकर आया है उपमा अलंकार के लिए। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास है और इन पसीना पोंछते और जोर जबरदस्ती में बिंब भी है, दृश्य बिंब। और बात की चूड़ी मर जाना, ये रूपक अलंकार का प्रयोग है। यहाँ कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का द्योतक है, प्रतीक है, छंद मुक्त है और पूरी कविता में सरल, सहज, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। बच्चों, ये प्रश्न अभी जो आपने काव्यांश पढ़ा है उस पर आधारित है और ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से और इस कविता को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए अब हम अंत पर आ गए हैं और अंत में हम देखते हैं कुछ प्रश्न कविता के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। वे यहाँ पर भी लिखे हुए हैं।
आशा है आप इनको सरलता से कर पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मीता गुप्ता की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।